वेलकम बैक दोस्तों। तो हम लोग अभी देखेंगे इंग्लिश के पोइट्री वाले सेक्शंस को, जो कि सी टेट में और वेस्ट बंगाल टेट में आने की संभावना है। तो और ख़ास बात, अप्लाई आप लोग सी टेट दिसंबर एग्ज़ाम का कर लिए होंगे। 31 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, अभी भी चल रहा है। 24 नवंबर लास्ट डेट है। चलो आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, हम लोग का जो पोएट्री मिलेगा, जैसे कि ये सेक्शन को देखो, ये पोएट्री का सेक्शन है। इसमें 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर देखो डायरेक्शन में बोला है, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 1 to 5 बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, 5 सवाल मिलेंगे 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक, और इस पोएट्री पर ही आधारित रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग पोएट्री को पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं कि इस पोएट्री का भावार्थ क्या है। उसके बाद में हम लोग प्रश्नों उत्तरी करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ये पोएट्री ना एक नेचर पोएम है और इसके कवि है जॉयस किल्मर। ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है अक्सर। आपके भी सिलेबस में पढ़ था होगा, कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, या फिर जब आप टीचर बन जाओगे तो ज़रूर आपको प्राइमरी या हाई स्कूल के कोई भी किताब में, इंग्लिश की किताब में मिल जा सकता है ये पोएट्री कभी ना कभी। बहुत ही खूबसूरत सा एक पोएट्री है। क्या कह रहा है, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। पोएट्री इस तरह से है, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री। मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं देखूंगा कोई कविता को एक पेड़ जितना खूबसूरत, सुंदर। यानी कि पेड़ जितना खूबसूरत कोई कविता नहीं होता है, ऐसा कवि का दावा है। यानी कि बहुत खूबसूरत होता है एक पेड़। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। एक पेड़ जिसका भूखा मुंह दबा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है पृथ्वी के स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट से, यानी कि मीठा बहता हुआ दूध से। यानी कि जो जैसे माँ का छाती से जो बच्चे के लिए दूध निकलता है, न्यूट्रिशन निकलता है, उसी तरह पृथ्वी अपने छाती से लगाए रखता है पेड़ों को। यहाँ पर दोस्तों माउथ कहने का मतलब यहाँ पर है रूट्स, यानी जड़। ठीक, यानी कि जिस तरह से पेड़ का जड़ नीचे जमीन के नीचे लगा हुआ रहता है, सोइल से, अर्थ से, और अर्थ अपने छाती से उसको संजोग के रखता है और को न्यूट्रिशन देता है, पोषित करता है उसको। नेक्स्ट है, अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे। यानी कि एक पेड़ क्या करता है, एक ट्री गॉड को सारा दिन देखता रहता है, ईश्वर को देखता रहता है, और अपने लीफी बाहों को, यानी कि जो पत्तेदार बाहें हैं आम से, उसको फैला कर देखता है, उठा कर देखता है और प्रार्थना करता रहता है। ठीक है, ईश्वर को, हेवेंस को। अ ट्री दैट मे इन समर वेयर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर। गर्मी के दिन में पहने हुए रहता है रॉबिन का नेस्ट को अपने बालों में। अब यहाँ पर बाल कहने का मतलब क्या है, पेड़ के जो पत्ते रहते हैं, ब्रांचेस रहते हैं, उनको, उनमें वो एक रॉबिन, रॉबिन कहने का मतलब यहाँ पर एक चिड़िया का नाम है। एक चिड़िया होता है रॉबिन, एक टाइप का। तो रॉबिन अपना घोंसला बनाता है पेड़ों में, पेड़ों के पत्तों में, पेड़ों के डालों में, तो उसको वो पहने हुए रहता है। यहाँ पर्सनिफिकेशन करने का कोशिश किया जा रहा है। अपन हुज बोजम स्नो हैज लेन हु इमीडिएटली लिव्स विथ रेन। और वह अपने छाती से, चेस्ट से, बोजम कहने का मतलब चेस्ट, पेड़ अपने छाती से लगा कर रखता है, पड़े वहां पर उसको संजोग के रखता है। किसको? स्नो को, यानी बर्फ को। जब समर चला जाता है और विंटर आ जाता है, देखो यहाँ पर समर का बात किया और यहाँ अब दूसरा सीजन का बात कर रहा है, विंटर का। विंटर जब आ जाता है तो स्नो पड़ते हैं, बर्फ गिरते हैं, तो पेड़ अपने पत्तों में क्या करता है, उसको जमा के रखता है, लेन माने लेटा के रखता है। ठीक है, हु इमीडिएटली लिव्स विथ रेन, और जो फिर तुरंत ही क्या हो जाता है, रेन में बदल जाता है। वो जो बर्फ रहता है तो वो रेन से भी रहने लगता है, इमीडिएटली क्लोजली रेन से रहता है, बारिश से रहता है पेड़। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। कविता तो मूर्खों के द्वारा, जो कि मेरे जैसे मूर्खों के द्वारा बनाया जाता है, लिखा जाता है। बट लेकिन ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। केवल सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भर, भगवान भर, खुदा भर क्या कर सकता है, पेड़ को बना सकता है, पेड़ तैयार कर सकता है। इस तरह से ये कविता एक पेड़ के तारीफ में लिखा गया था।
उसका बड़ाई में लिखा गया था, उसका खूबसूरती के बारे में था। अब हम लोग सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द ट्री प्रेसेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ्स फ्लोइंग ब्रेस्ट टू। देखो यहाँ पर इस लाइन में इस बात को बोला गया है, बोल रहा है कि एक पेड़ प्रेसेस करके रखता है, लगा के रखता है, दबा के रखता है अपने मुंह को, जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ के छाती में अपने मुंह को दबा के रखता है और दूध चूस चूस कर पीता रहता है, पेट भरता है और बड़ा हो जाता है बाद में। उसी तरह से पेड़ भी क्या कर रहा होता है, अपने मुंह को अर्थ के स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट से, यानी अर्थ के छाती से लगा कर रखता है और न्यूट्रिशन को चूसता है वहां से, जैसे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, जो भी पोषण होते हैं। तो वह ऐसा करता है टू, क्यों करता है? एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड टू इट, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस व्यक्त करना चाहता है, यानी अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है, या ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम इट, या फिर जो भी पोषण तत्व होते हैं उसको वो खींचता है। बिल्कुल यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 ही ये बिल्कुल राइट है। वो न्यूट्रिशंस को क्या करता है? खींचता है सोइल से, मिट्टी से। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग पोएम को बार बार नहीं पढ़ेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पर आएंगे। पोएम तो एक बार पढ़ के समझ भी लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम। हमने पोएम को ऑलरेडी पढ़ के समझ लिया। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बात कविता के संदर्भ में नॉट ट्रू, यानी सही नहीं है, गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन 1 में क्या कर रहा है? द ट्री वेलकम्स द स्नो ऑन इट्स बोजम। ट्री क्या करता है? वेलकम करता है स्नो को, बर्फ को स्वागत करता है अपने बोजम के ऊपर, यानी अपने पत्तों में, अपने छाती में। क्या यह बात सही है? तो देखो यहाँ पर अपन हुज बोजम स्नो हैज लेन, बिल्कुल सही है ये बात। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये बात सही, हमको तो गलत चुनना है। द ट्री सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। पेड़ सिंबलाइजेस करता है, दिखाना चाहता है, इशारा करता है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को, यानी कि अब मजबूती को, ताकत को और स्थिरता को। यह बात क्या बोला है? देखते हैं। यह बात साफ साफ तो कहीं नहीं मिला था। नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। द ट्री अलाउज बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट्स इन इट। पेड़ अलाउ करता है, अनुमति देता है पक्षियों को अपने ऊपर घोंसला बनाने के लिए। बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पर उस बात को कहा गया था, देखो, अ नेस्ट ऑफ रॉबिन इन हर हेयर। ये बात भी सही है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। इट लिव्स क्लोजली विथ रेन। देखो यहाँ पर वो बात हो रहा है, हु इमीडिएटली लिव्स विथ रेन, तो इसलिए ये बात भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बात गलत है हमारा, तो इसी को करेक्ट मानना होगा क्योंकि हमको गलत ही बोला गया था। स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दिखाता है, ये वाला बात कहीं पर भी साबित नहीं होता कविता के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कविता को ऑलरेडी हम लोग पढ़ के समझ चुके हैं, भावार्थ समझ गए हैं। डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन्स 3 and 4। 3 नंबर और 4 नंबर लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है उसका नामकरण क्या है, नाम पता करना है। देखो, आपको पहले जानना पड़ेगा फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना, ठीक है? थोड़ा एडवांस पोर्शन है ये। हम लोग जब इंग्लिश ऑनर्स कर रहे थे तब इंग्लिश ऑनर्स का एक सिलेबस में पढ़ाया गया था, इसको मास्टर डिग्री में भी मिला था। इसीलिए नॉर्मली किताब में ये फिगर ऑफ स्पीच का ज़्यादातर बात नहीं रहता, स्कूल में पढ़ाया भी बहुत कम जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। देखो, हम लोग जब ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर का असल काम क्या रहता है? भाषा में करेक्टनेस लाना, शुद्धता करना, ग्रामर को भूल भ्रांति से बचाना। उसी तरह से जब ग्रामर ठीक हो जाए, अब एक बच्चा जब लिखना ठीक से सीख रहा है, शुद्ध लिख पा रहा है, तब उसको अपने भाषा में अब क्या करना चाहिए? अपने भाषा में उसको अलंकार लाना पड़ेगा, उसको ब्यूटीफुल दिखाना पड़ेगा, एम्बेलिशमेंट लाना पड़ेगा। तो वही काम करता है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम लोग कहते हैं रेटोरिक। रेटोरिक ही है फिगर ऑफ स्पीच, यानी अलंकार। जैसे हिंदी में होता है श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार होता है ना, उसी तरह का इंग्लिश में भी होता है अलंकार, जिसको रेटोरिक कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड्स, इसके क्लासेस अलग अलग होते हैं। जैसे सिमिलरिटी के आधार पर इसका अलंकार का बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो एसोसिएशन के आधार पर अलग टाइप्स देखने को मिलता है, कंट्रास्ट के आधार पर, इमेजिनेशन के आधार पर, साउंड के आधार पर, और भी डिफरेंट काइंड्स इसके बेसिस होते हैं, जिसके आधार पर हम लोग रेटोरिक एंड प्रोसोडी का, स्पेशली रेटोरिक का क्लासेस को निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सिमिलरिटी का, तो सिमिलरिटी के आधार पर, जैसे नाम से ही पता चलता है, जैसे कोई कवि अपने कविता को लिखता है, लाइन को लिखता है, पंक्ति को लिखता है, तो उसमें वो अगर अलंकार लगाना चाह रहा है, रेटोरिक, फिगर ऑफ स्पीच यूज करना चाह रहा है, फिगरेटिव
सेंटेंस बनाना चाह रहा है, तो अगर सिमिलैरिटी के आधार पर उसका लाइन लिखा जा रहा है, जैसे दो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स में सिमिलैरिटी ढूंढ के उसको कंपेयर करके एक जैसा कुछ ना कुछ समानताएं स्थापित करना चाह रहा हो, तब उसको हम लोग सिमिलैरिटी बोलेंगे। सिमिलैरिटी के आधार पर कई सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ फेमस में नाम लूं, जैसे सिमिली, जैसे कि ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है सिमिली, ये सिमिलैरिटी का ही आधार पर एक फिगर ऑफ स्पीच का नाम है। उसी तरह से मेटाफर भी बोलते हैं। तो इसको ना पहचानना बड़ा आसान है। सिमिली को आप कैसे पहचानोगे? इसमें जरूर एज या फिर लाइक वर्ड अक्सर और बेशतर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक सिमिलैरिटी को दर्शाते हुए कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस कविता में बात करें, इसमें भी सिमिली का यूज किया गया है। जैसे कि ये वाला वाक्य देखिए, अ पोएम लवली एज अ ट्री, एज देखो यूज हो गया है, एक कविता पेड़ जैसा सुंदर खूबसूरत। तो यहाँ पर देखो पेड़ और कविता के बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स है, दोनों को कंपेयर करके एक जैसा बताने का कोशिश है। हालांकि ऊपर में नेवर लगा है, नेगेटिव बात है। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें तो आखिरी सेकंड लाइन में भी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लाइक वर्ड यूज किया गया है। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। तो यहाँ पर देखो लाइक, एज, इस तरह से पहचान पाएंगे कि ये सिमिली का एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरा, जिसका नाम है एसोसिएशन। एसोसिएशन ये फिगर ऑफ स्पीच क्या बात करता है? देखो एसोसिएशन एक ऐसा अलंकार है जिसको कवि अपने पंक्तियों में अप्लाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि एक शब्दों में रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स या कोई आइडिया बिटवीन टू थिंग्स, अलग अलग शब्दों के बीच, अलग अलग वस्तुओं के बीच एक रिलेशनशिप स्थापित करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर वस्तु के बारे में सोचता है और यह वस्तु किसी दूसरे वस्तु का याद दिलाता हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक फेमस लाइन है, जैसे पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। यहाँ पर कलम कहने का मतलब क्या है? कलम कहते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए एक राइटर, एक कवि का बात कर रहा है, एक लेखक का। और स्वॉर्ड कहते ही दिमाग में हमारा आ जाता है एक योद्धा का, एक फाइटर का। तो हमने तो यूज किया था पेन और स्वॉर्ड, लेकिन हमारे दिमाग में ये क्या याद दिला दिया? एक दूसरा शब्द, दूसरा वस्तु को याद दिला दिया, जैसे कि एक राइटर और एक योद्धा के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में याद दिला दिया। इस तरह से हम लोग इसको एसोसिएशन का ये यहाँ पर मीनिंग है, फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट किसे कहते हैं? कंट्रास्ट के आधार पर अगर हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को निर्धारित करेंगे तो नाम से ही पता चलता है कंट्रास्ट यानी कि डिफरेंस, यानी कि एक ही वस्तु में दो ऑपोजिट मीनिंग वाले अलग अलग शब्दों के बारे में बात किया जाए। ठीक है, साइड बाय साइड उनको रखा जाए अपने वाक्यों में। कवि ऐसा अक्सर और बेशतर अलंकृत करने के लिए ऐसा करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, जैसे कि फेलर इज द सक्सेस ऑफ पिलर। यहाँ पर देखो फेलर वर्ड असफलता ऑपोजिट है सक्सेस का, लेकिन दोनों को एक ही पंक्ति में रखा गया, एक ही लाइन में रखा गया। तो ये एक कंट्रास्ट के पर आधारित एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरह का फेमस एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, जैसे ऑक्सीमोरन जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं दिस मैंगो इज बिटर स्वीट, यह मैंगो तीता मीठा है बोल के, यानी कि बिटर और स्वीट दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट हुए। इस तरह से हम लोग कंट्रास्ट पर बेस्ड बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे ऑक्सीमोरन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच का बेसिस पर अगर हम बात करें तो वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन नाम से ही पता चलता है कल्पना, यानी कि इसमें क्या करता है कवि अपने कल्पना के माध्यम से कोई निर्जीव वस्तुओं को भी, निर्जीव चीजों को भी सजीव बना देता है, जीवित कर देता है। जैसे कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को वो व्यक्ति की तरह प्रस्तुत कर रहा होता है। अगर आप लोग ऑप्शन 2 में बात करें, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर जो दिख रहा है, पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या? व्यक्तित्वकरण करना, यानी कि ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। और ये फिगर ऑफ स्पीच इमेजिनेशन पर ही आधारित होकर एक नाम है। इमेजिनेशन पर बेस्ड एक फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। ठीक, जैसे कि अगर हम लोग कविता के माध्यम में देखें तो कई सारे पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर देखो, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। यहाँ पर देखो ट्री का जो प्रस्तुतिकरण है कवि के द्वारा एक व्यक्ति की तरह कर रहा है, एक वस्तु की तरह कर रहा है जो एक लिविंग थिंग हो, जैसे उसका मुख हो। अब मुख तो कोई
चलन चीज का होता है ना, अचल का तो नहीं होता। उसी तरह से यहाँ पर देखिए अर्थ को भी, पृथ्वी को भी, सोइल को भी वो क्या कर रहा है, फ्लोइंग ब्रेस्ट यानी कि एक छाती प्रदान कर रहा है, यानी कि वो एक माँ की तरह उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का है। दूसरा कविता में एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, अ ट्री दैट मे इन समर वेयर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन इन हर हेयर। यहाँ पर भी देखो एक ट्री को जैसे वेयर करता है, पहनता है, जैसे कपड़ा पहनता है, क्या, नेस्ट ऑफ रॉबिन का कपड़ा पहनता है। तो कपड़ा तो कोई इंसान पहनता है, तो ट्री तो नहीं पहनता है, लेकिन उसको यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है, व्यक्तित्वकरण किया गया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। उसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं हुज बॉजम स्नो हैज लेन, ये भी एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। इस तरह से डिफरेंटली यूज करता है कवि अलंकृत करने के लिए, अपने बातों को और खूबसूरत दिखाने के लिए। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच का अगर हम लोग बात करें तो वह है साउंड। जैसे सेम लेटर या सिलेबल या सेम साउंड जो एक ही पंक्ति में बार बार रिपीट हो रहा होता हो, कभी ऐसा भी यूज करता है। कई बार हम लोगों को सेम लेटर सेम सिलेबल को एक ही सेंटेंस में दे देता है, खूबसूरत बनाने के लिए, थोड़ा हटके बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए उस वाक्य को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एस.टी. कॉलरेज का पंक्तियों का एक लाइन को देखें तो देखो यहाँ पर द फरो फॉलोड फ्री, यहाँ पर एफ एफ 3 बार एक ही साथ आ गया एकदम शुरुआत में है। तो ये एक एग्जाम्पल है साउंड का। इसी तरह से एलिट्रेशन बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो साउंड पर बेसिस जो एक फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम है एलिट्रेशन। इनफैक्ट ये जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है द फैरो फॉलोड फ्री, ये एलिट्रेशन का ही एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। तो चलो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न पर। तो देखो क्वेश्चन पर अब हम लोग अभी आते हैं। तो क्वेश्चन में कहा था कि लाइन 3 और लाइन 4 में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो लाइन 3 देखो, ये है लाइन 3 और ये है लाइन 4। मैंने तभी आप लोगों को बात किया था इन दोनों लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। और ट्री हुज हंग्री माउथ, एक पेड़ जिसका भूखा मुख, ये तो कोई बच्चे के जैसा व्यवहार करवा रहा है ट्री को, कवि एक चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहा है, यानी कि ये पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 4th लाइन में भी देखो अर्थ को एक माँ के जैसे यहाँ पर प्रेजेंट करने का कोशिश किया गया है, जिसका ब्रेस्ट भी हो, जो दूध पिलाते हो अपने भूखे बच्चे को दूध पिलाकर बड़ी करती है, जैसे सोयल बड़ा करता है एक ट्री को न्यूट्रिशन देके। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा इसका। उम्मीद है आपको पूरी तरह से यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। मैंने पूरा कोशिश किया ऑप्शन के आधार पर भी और एग्जाम्पल देके समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिगर ऑफ स्पीच का ही बात कर रहा है। आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। ये जो लाइन है जो कि आपको यहां पर दिखेगा, वो लाइन पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। अगर आपको मैं तभी बताया था बेस्ड ऑन सिमिलरिटी के आधार पर क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसका नाम है सिमिली। इसको पहचानना बड़ा आसान होता है क्योंकि यहाँ पर अक्सर आप देखोगे एज या फिर लाइक का व्यवहार हो गया होगा वाक्य में, जो कंपेयर करता है दो अलग अलग वस्तुओं में और एक सामंजस्य, एक सिमिलरिटी बताने का कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर देखो लाइक का यूज हुआ, इसीलिए इजीली आप लोग पता कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर देखो फूल और मी के बीच में तुलना हो रहा है और दोनों को एक जैसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाला लाइन में जो है ये सिमिली नाम का फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम, द वर्ड माउथ इन लाइन 3 रेफर्स टू द डैश ऑफ द ट्री। बोल रहा है कि यहां पर देखो लाइन 3, ये जो लाइन 3 है इसमें जो माउथ यूज हुआ है, ये माउथ ट्री का किस हिस्से का बात कर रहा है, क्राउन का, ब्रांचेस का, ट्रंक का या रूट्स का। तो मैंने बताया था, पढ़ के भी देख लो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, यानी कि एक पेड़ जिसका भूखा मुख ब्रेस्ट से, पृथ्वी के ब्रेस्ट से, छाती से दूध पीकर बड़ा होता है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर सोयल से, जो पृथ्वी से जो मिट्टी को ग्रहण करता है और न्यूट्रिशन प्राप्त करता है मिट्टी को, कौन मिट्टी को न्यूट्रिशन, मिट्टी से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, जड़। जड़ का किस हिस्सा से, ऑब्वियसली किस हिस्सा से, रूट से। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4। माउथ कहने का मतलब रूट्स था, यानी जड़ें थी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सो ओके, इस तरह का हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेशन चलाया पोएट्री का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको लाभ भी मिलेगा। फिर इस तरह का नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। स्टे ट्यून टू माय चैनल एलिक्सर गाइडेंस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय।